हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ज्योग्राफी के पैरेलल जनरल साइंस की मैं सीरीज़ लेकर आऊँगा। तो अब हम जनरल साइंस की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा पहला सेशन है और मैं केमिस्ट्री के साथ जो है वो जनरल साइंस की कहानी शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें केमिस्ट्री में आपको मैं आज मैटर से पढ़ाना शुरू करूँगा। आप कहेंगे कि सर आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया इस जनरल साइंस टॉपिक का, या ट्रेंड एनालिसिस हमने नहीं कवर किया। तो वो ट्रेंड एनालिसिस कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नहीं पूछे जाते हैं, वो सब हम कवर करेंगे जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज करवाऊंगा। दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि अगर आपने पिछले सेशंस अभी तक कवर नहीं किए हैं, एंशिएंट मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर और अब ज्योग्राफी की सीरीज भी शुरू हो गई है, राइट। सो इन सभी सेशंस को थॉरली फॉलो करें, उनमें जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसा भी आप फील करते हैं, ऑलराइट। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा था मैं, तो मुझे आप फॉलो करें मेरी प्रोफाइल को, राइट। तो स्पेशल क्लासेस के आपको लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे। इन स्पेशल क्लासेस में मैंने हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। उसके बाद अब मैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं कुछ समय बाद। हिस्ट्री ऑप्शनल की मेरी अभी सीरीज चल रही है, जिसमें पेपर 1 के सेशंस चल रहे हैं, और जो पेपर 2 के सेशंस रहेंगे वो, अगर आप अगर आपका ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट है ना, तो पेपर 2 के सेशंस आपको सर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर 2 में हम मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि आपको सर्व करेंगे ऑल्सो एज सेशंस फॉर GS1। सो मेक श्योर कि आप मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज के साथ जरूर जुड़े। और अब ज्योग्राफी के सेशन या जनरल साइंस के सेशन शुरू हुए हैं, तो इनके भी PYQ और MIQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा। ज्योग्राफी की सीरीज हमारी प्री प्लस मेंस है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मेंस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा वहां में, ठीक है। तो बहुत सब कुछ आपको पढ़ने को मिल रहा है अगर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करते हैं तो, ऑलराइट। और अगर आप स्पेशल क्लासेस में नहीं आए हैं अभी तक, आप नहीं जानते हैं स्पेशल क्लासेस के बारे में, तो स्पेशल क्लासेस में हाईली इंटरेक्टिव है स्पेशल क्लासेस, राइट। हम लाइव जुड़ते हैं, आपका जो भी डाउट होता है, आपका डाउट जो है वो देन एंड देयर क्लियर किया जाएगा। उसके अलावा जो मैं MIQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड PYQs करवाता हूं, वहां पर हम स्पीड एंड एक्यूरेसी पर काम करते हैं। आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी, राइट। आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और जहां मर्जी चाहे या जितनी मर्जी चाहे बार आप देख सकते हैं इन वीडियोस को। सो स्पेशल क्लासेस के काफी सारे फीचर्स हैं, जुड़े स्पेशल क्लासेस में, ताकि इन सभी फीचर्स को आप एक्सप्लॉइट करें। एक्सप्लॉइटेशन की बात है तो मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए, और बहुत बेहतरीन ऑफर्स लेकर आया साथ में, ठीक है। प्लस प्लान में आपको डेली की लाइव क्लासेस, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट। तो इन सभी फीचर्स को एक्सप्लॉइट करें, इतने कम दामों पर आपको मिल रहे हैं ये, ठीक है। प्लस से आपको बेटर रहेंगे आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक में फीचर ज्यादा है, और मैं रेकमेंड करूंगा 1 साल या उससे ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा फीचर्स आपको मिले, ऑलराइट। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइड मिलता है। आप जो भी टेस्ट देंगे उसका एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एक्सपर्ट की गाइडलाइंस मिलेगी, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा आप ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि GS प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो ऑफर लें, ताकि आपको कम प्राइजेस पे ज्यादा से ज्यादा फीचर्स मिले, राइट। और 10% एडिशनल फिर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो मेक श्योर आप मेरा कोड यूज करें, दैट इज चौहान_sir_history। आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट, राइट। उसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इन प्लान्स को। 60 डेज रह गए हैं प्रीलिम्स शुरू होने में, तो 15,000 का 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। मेक श्योर कि आप इस सब्सक्रिप्शन को जरूर लें, एनरोल करें और कोड यूज करें मेरा, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि आपको 45 डे का क्रैश कोर्स मिलता है प्रीलिम्स का, इंग्लिश और बाइलिंगुअल दोनों में। उसके अलावा प्रैक्टिस एंड एनालिसिस बैच मिलेगा, 1 ईयर के करंट अफेयर का राउंड अप, प्रैक्टिस सेशन आप कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा ऑल क्रैश कोर्सेज की एक्सेस आपको मिल जाएगी, सभी क्रैश कोर्सेज की एक्सेस मिल जाएगी आपको, ठीक है, इस 15,000 के 2 महीने के सब्सक्रिप्शन में। तो प्रीलिम्स आने जा रहा है, अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को प्रॉपर तरीके से कीजिए, ठीक है। उसके अलावा आई ड्रीम एंड फ्रीडम ऑफर अभी चल रहा है, ठीक है। कॉम्बो जो GS प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो ऑफर है ना, राइट, यानी कि आपको जिसमें GS की सीरीज, ऑप्शनल की सीरीज, GS की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, और आपको साथ में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है।
उस पर फ्लैट ऑफ है, 1 साल के कॉम्बो पर आपको 27,500 का फ्लैट ऑफ है। नया प्राइस आपको पड़ रहा है 49,679 का। 2 साल का 40,000 ऑफ है, 3 साल में 52,000 ऑफ है, 52,000 ऑफ है। एंड दीज आर द न्यू प्राइजेस फॉर 2 ईयर एंड 3 ईयर रिस्पेक्टिवली। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, राइट। आई ड्रीम और फ्रीडम ऑफर के साथ जरूर जुड़े। लास्ट डेज चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि प्राइसेस बढ़ जाएं और फिर आपको समस्या हो, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शनल कार्निवल चल रहा है 18 अगस्त, ठीक है। टॉप के जो क्या बोलते हैं 16 टॉप ऑप्शनल स्टार्टिंग शुरू हो चुके हैं और शुरू हो भी रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप जीएस प्लस ऑप्शनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े अपने ऑप्शनल की जर्नी के साथ। उसके अलावा अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो 45,000 का ऑप्शनल प्लस प्री प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज है, जिसका ओवरऑल कॉस्ट है 45,000। लेकिन अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का प्लान लेते हैं जीएस प्लस ऑप्शनल, तो आपको ये साथ में मिलता है। उसके अलावा चेज योर यूपीएससी ड्रीम, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप पेमेंट एक साथ नहीं करना चाहते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, तो लोन की सुविधा अवेलेबल है। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल होगा, कोई हिडन चार्ज नहीं होगा। हर नई यूट्यूब वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप उस लिंक के माध्यम से लोन का प्रोसीजर चेकआउट जरूर करें। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेक श्योर यू यूज माय कोड, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा तमिल बैचेस शुरू हो रहे हैं स्टार्टिंग ऑन 18 अगस्त। प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर एमसीक्यू बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी 1 ईयर बैचेस एंड 2 ईयर बैचेस शुरू हो रहे हैं। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और जुड़े इन सब बैचेस के साथ। अदरवाइज फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अनअकैडमी चुनौती 1.0, पाथफाइंडर 5.0, वर्ल्ड अफेयर्स 5.0 अनलॉक करने के लिए कोड यूज करें चौहान सर हिस्ट्री। शुरू करते हैं, आइए आज की हमारी कहानी। आज हमें मैटर से अपनी जनरल साइंस की कहानी जो है वो शुरू करनी है, ठीक है। तो अगर आप हिस्ट्री मेरे साथ पढ़ रहे हैं, अगर आप अब ज्योग्राफी अभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी को समझते हैं, ठीक है। मैंने अभी ज्योग्राफी वाले सेशन में आपको बताया था कि हमें साइंस को कैसे समझना होता है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज में हमें प्रोसेस ऑफ चेंज को समझना है। ह्यूमैनिटीज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने क्या रखा था, प्रोसेस ऑफ चेंज समझना था हमें। साइंसेस को समझने के लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया था कि हमें कॉन्सेप्ट समझना है और फिर देखनी है कि उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन कहां पर है, ठीक है। यानी कि मैटर का कॉन्सेप्ट क्या है और फिर मैटर कहां पर अप्लाई हो रहा है, राइट। सो अब अगर जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर जनरल साइंस पर एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन तो यूपीएससी में नहीं बनते हैं। यहां पर आती है मेरे फ्रेंड्स इंट्रा और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच काम में। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको साइंस, फिजिकल साइंसेस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की आपको अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, तभी आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझ पाएंगे। ज्योग्राफी से फिर आप इकोनॉमी को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। हिस्ट्री को समझने के लिए भी कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि प्री हिस्ट्री में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की समझ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशंस का असर जो है वो हिस्ट्री पर भी होता है। सो हमारी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जनरल साइंस में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है कि फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। वो हो गई हमारी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। तो आपको वैसे तो जनरल साइंस के डायरेक्ट सवाल भी बनते हुए मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जनरल साइंस के डायरेक्ट सवाल नहीं बन सकते, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एक ठोस समझ हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सकें, ताकि अन्य सब्जेक्ट्स को समझने भी और ओवरऑल भी आपको एक बेसिक सेंस तो साइंस की होनी ही चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है। सो हमारा पढ़ने की फिलॉसफी क्या होगी, हम कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, समझेंगे और उनकी एप्लीकेशंस देखेंगे क्या है, राइट। उसके अलावा प्री प्लस मेंस की अप्रोच हमारी रहती है, राइट। अब साइंस में स्टैटिक और डायनेमिक वाला फंडा जो है वो आप इतना बड़े लेवल पर नहीं जोड़ सकेंगे, ठीक है। बट स्टिल साइंस वाले कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे तो फिर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझ सकेंगे। वहां पर डायनेमिक से जरूर सवाल बनता है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज जिस पर बहुत ज्यादा सवाल जो है वो बन जाते हैं कंसिडरेबल संख्या में, उनको बहुत अच्छे से अगर आपको समझना है और कोई भी क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि आपसे ना चूके, तो आपको साइंसेस को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच तो आपको अच्छे से पता ही है, राइट। अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सेशंस मेरे साथ लगा रहे हैं तो इनको आप अच्छे से समझते ही होंगे, ठीक है।
सो आइए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री से हम कहानी को शुरू करेंगे, फिर हम बायोलॉजी पढ़ेंगे एंड देन फाइनली हम फिजिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। सो केमिस्ट्री में हमारा पहला टॉपिक है मैटर, राइट। अब मैटर क्या है? देखिए, हम धरती पर रह रहे हैं, अर्थ प्लैनेट पर रह रहे हैं, सब कुछ मैटर है, ठीक है। पहली डेफिनेशन देखते हैं मैटर की। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, सिंपल एज दैट, ठीक है। देखिए, हम दुनिया को 3 डायमेंशंस में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस को 3 डायमेंशंस में हम समझते हैं, राइट। सो अगर इन 3 चौथे और 5वें डायमेंशन की बात अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। 4th और 5th डायमेंशंस क्या हैं आगे, अगर हम जब फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से समझ लेंगे, फिर अगर समय बचा तो हम 4th और 5th डायमेंशंस की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को ही समझते हैं, ठीक है। सो इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में कोई भी चीज जिसके पास मास है, राइट, और अगर उसके पास मास है तो वो किसी ना वो स्पेस जो है वो एक्वायर कर रहा होगा, वो जगह घेर रहा होगा। मास होगा उसके पास और वो स्पेस घेर रहा होगा। मास किसी मैटर के पास कब होगा, राइट, जब उस मैटर में कुछ पार्टिकल होंगे, ठीक है। उन्हीं पार्टिकल्स का तो वजन होगा ना। देखिए, कोई बात नहीं, 2-3 डेफिनेशन 2-3 तरीके से सेम बात को बोलते हैं, आपको समझ आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट मैटर इज सब्सटेंस दैट हैज इनर्शिया एंड ऑक्यूपाइज फिजिकल स्पेस। इनर्शिया यानी कि वो मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, किसी भी तरह का उसका मोशन है, स्टेशनरी भी हो सकता है, वो मूवमेंट में भी हो सकता है, ठीक है। सो चलो, ये इनर्शिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब फिजिक्स समझाऊंगा ना तो वहां पर इसको हम इंक्लूड करते हैं। यहां पर आप मास वर्ड का इस्तेमाल करें इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इनर्शिया बहुत बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इनर्शिया का मतलब होता है एक रेजिस्टिंग फोर्स, राइट। अगर मैं किसी को पुश कर रहा हूं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूं और अगर वो मूव नहीं हो रही है, दैट मीन्स इट हैज सर्टेन इनर्शिया लग रहा है उस पर, ठीक है। तो खैर, इनर्शिया वर्ड को यहां से ओमिट कर देते हैं, यहां पर मास वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी चीज स्पेस कब एक्वायर करेगी, जब वो, समझ रहे हैं, किसी चीज से बनी होगी। तो यहां पर पॉइंट ये है कि इस पूरे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मैटर है, वो किससे बना है? मैटर बना है पार्टिकल से, ठीक है। अब यहां पर अगर साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो आप डुअल नेचर ऑफ मैटर समझते होंगे, पार्टिकल और वेव नेचर को आप समझते होंगे क्या होता है, ठीक है। तो हम डुअल नेचर ऑफ मैटर तक एक फिजिक्स में जब हम जाएंगे तो वहां पर समझेंगे कि डुअल नेचर का क्या मतलब है। बट अभी हमें केवल यह समझना है कि कोई भी चीज है, चाहे वो मतलब एटॉमिक पार्टिकल्स ही क्यों ना हो, या माउंटेन, या पूरा पूरा प्लेनेट, या पूरे पूरे स्टार क्यों ना हो, सभी जो है वो किससे बने हैं? पार्टिकल से जुड़कर बने। और जो सबसे छोटे मोस्ट कॉमन पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी बात नहीं करेंगे, मोटा मोटा आप ध्यान रखें। अभी केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स हैं, इनसे जुड़कर जो है वो एटम बन रहे हैं, एटम से जुड़कर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूल से जुड़कर, या एटम और मॉलिक्यूल से जुड़कर कंपाउंड्स बन रहे हैं फर्दर, ठीक है। फिर उन कंपाउंड्स से जुड़कर फर्दर मिक्सचर्स या होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स बन रहे हैं, जिससे फर्दर मैटर क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स, मान लीजिए अगर ये पेन है, ये प्लास्टिक का बना है, आपका हाथ है, मेरा मुंह है, ये चश्मे का रेम है, ये सभी किससे बने हैं? ये मैटर से बने हुए हैं। और वो मैटर किससे बना हुआ है? वो कोई भी मैटर हो, वो पार्टिकल से बना हुआ, उस मैटर में पार्टिकल्स होंगे। और वो पार्टिकल्स को अगर आप, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वैसे तो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लेकिन अगर वेगली आप कहें तो 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। According to modern physics, matter consists of various types of particles, each with mass and size. Now, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के मासेस पर हम आगे जाएंगे जब आपको मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। बट अगर आप जानते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कमेंट जरूर करें, राइट। सो एक कोई भी मैटर है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जुड़कर बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास है और वो सर्टेन स्पेस घेरते हैं, ठीक है। उन पार्टिकल से जुड़कर कोई भी मैटर बना हुआ है, राइट। द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ मटेरियल पार्टिकल आर द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन, ठीक है। ये मोस्ट फेमिलियर है। उसके अलावा और भी बहुत सारे पार्टिकल्स, सब एटॉमिकल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। हम उतनी डेप्थ में
नहीं जाएंगे, हमें बिल्कुल एक मतलब समझ रहे हैं, बेसिक सेंस जो है वो अभी डेवलप करनी है, राइट। तो पहला हमें क्या समझ आया कि ये पूरी दुनिया, पूरा संसार, यूनिवर्स मैटर से बना है, राइट। और मैटर जो है वो किससे बना है? पार्टिकल्स से जुड़कर बना है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जुड़कर एटम बन गया, ठीक है। और एटम्स अगर आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया? एक एलिमेंट बन गया, है ना। तो अगर मान लीजिए ये अगर कोई भी एक मान लीजिए पूरा एक प्रॉपर किसी एक एलिमेंट का होता, मान लीजिए पूरा का पूरा आयरन का होता, ठीक है। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट होती, ये स्पेस घेर रहा है ना, ये स्पेस घेर रहा है ना, यहां पर इसका सर्टेन वॉल्यूम है और इसका सर्टेन मास है, तो वी विल बी कॉलिंग दिस अ मैटर। हम इसे क्या कहते हैं? एक मैटर कहते हैं, ठीक है। तो आज हमें क्या समझना है कि मैटर क्या है और मैटर की स्टेट्स क्या है और मैटर में चेंजेस कैसे आते हैं उन स्टेट्स में, ठीक है। नाउ अब पढ़ते हैं कि इन मैटर का फिजिकल नेचर होता क्या है। फिजिकल नेचर की बात इसलिए करी क्योंकि हम इन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी सेंसेस से। वी ह्यूमंस वी कैन एक्सपीरियंस दीज विद आवर सेंसेस। आई कैन टच दिस पेन, राइट, मैं इस पेन को टच कर पा रहा हूं, राइट। सो दैट मीन्स ये एक मैटर है ना। एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, सिंपल एज दैट। अगर किसी चीज के पास मास नहीं है तो उसके पास वॉल्यूम भी नहीं होगा। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल्स आपके जो थॉट्स हैं, क्या आपके थॉट्स के पास मास है? ठीक है। क्या आपके जो आइडियाज हैं, क्या उनके पास मास है? राइट। सो दैट मीन्स वो मैटर नहीं है, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसीलिए उनको हम थॉट्स, या उनको क्या नाम दिए हमने? थॉट कहा है, उनको आइडियाज कहा है, उनको मैटर नहीं कहा ना। आप उनको फिजिकली, आपका कॉन्शियस उसको प्रोसेस कर सकता है, लेकिन क्या आपकी सेंसेस उसको फील कर सकती हैं? नहीं, राइट। मतलब सेंसेस में भी स्पेसिफिक कौन सा? सेंस ऑफ टच, क्या उसको फील कर सकता है? अब आप कहेंगे कि सर माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स है, सेंस ऑफ टच तो उसको फील कर नहीं सकता, ठीक है। बट दैट इज नॉट द कोर डेफिनेशन ऑफ मैटर ना। मैटर की कोर डेफिनेशन क्या है? जिसके पास मास या वॉल्यूम हो, कंसिडरेबल मास या वॉल्यूम होगा तो उसको आप फिजिकली टच भी कर पाएंगे, देख भी पाएंगे, ठीक है। नाउ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड इज नॉट कंटिन्यूअस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टिकल से मिलकर बना है मैटर और कंटिन्यूअस नहीं है। दैट मीन जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ही होंगे सारे के सारे, या प्रोटॉन ही होंगे सारे के सारे, या न्यूट्रॉन ही होंगे सारे के सारे। सर्टेन कॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। इन सर्टेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से क्या बने हैं? एटम्स। सर्टेन एटम्स के कॉम्बिनेशन से क्या बने हैं? मॉलिक्यूल्स। सर्टेन मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? कंपाउंड्स। सर्टेन कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? मिक्सचर्स। मिक्सचर किस तरह के हो सकते हैं? हेटेरोजेनियस और होमोजीनियस। सो मान लीजिए अगर मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, सो ये टी शर्ट जो है वो हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मैटर है, ठीक है। और मैटर जो है वो किससे बनता है? पार्टिकल से बनता है। नॉट जस्ट दिस टी शर्ट, एवरीथिंग अराउंड अस, एंड इट इज नॉट कंटिन्यूअस। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर क्वाइट स्मॉल, राइट। इलेक्ट्रॉन जो है वो आप नहीं देख सकते। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी इलेक्ट्रॉन्स को देखना जो है वो अभी रिसेंटली अभी कुछ ही सालों में जो है वो फोटोन्स की इमेजेस जो है वो कैच की गई हैं, ठीक है। आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको दिखाऊंगा फोटोन की जो इमेजेस कैच की गई हैं, राइट। फोटोन्स क्या हैं वो भी आपको आगे आने वाले सेशंस में ही बताऊंगा, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि मेरे सेशंस जो हैं वो कैसे चलते हैं? सीरीज की तरह। तो धीरे धीरे समझ आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करूंगा। ऐसा नहीं है कि एक ही सेशन में सब कुछ बता दूंगा, नहीं। और अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए मेरे सेशन से, तो आपको हर सेशन के साथ धीरे धीरे जुड़ते रहना पड़ेगा, सोचते रहना पड़ेगा, समझते रहना पड़ेगा। आपको थॉट प्रोसेस में उतरना पड़ेगा, जो मैं समझा रहा हूं उनको ठीक से आपको ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स हैं या जो मैटर है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, राइट। या जो फॉर दैट मैटर ये पार्टिकल्स है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैंने बोला ना कि पार्टिकल्स से जुड़कर जो है वो क्या बन रहा है? मैटर बन रहा है, राइट। अब मान लीजिए ये पार्टिकल जो है वो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, तो पहले तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आपस में जुड़ रहे हैं, राइट। और फिर ये न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आपस में जुड़कर बना रहे हैं एटम। जरूरी नहीं है, ये एटम की जगह और भी कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे बताऊंगा एटम की जगह और क्या क्या बन सकता है, राइट। खैर, नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सबसे पहली चीज
कि नथिंग इज, कोई भी दो पार्टिकल्स जो है वो आपस में टच नहीं हो रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये देखिए हमने तो आपस में हाथ टच किए, ठीक है, लेकिन अगर आप एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कभी भी दो पार्टिकल्स आपस में टच नहीं करते हैं। एक बहुत ग्रेटर डिस्टेंस होता है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब ये एटम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, ये आगे आने वाले सेशन में समझ रहे हैं। दैट इज आवर इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच। केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट के अंदर मैटर को समझना, एटम्स मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं। जैसे जैसे आप सेशन बाय सेशन आगे बढ़ते जाएंगे आपकी समझ मैटर टॉपिक को ही समझने की समझ आपकी डेवलप होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज के टॉपिक में ही आपको पूरा मैटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अभी आपको एटम की इंट्रिकेसीज नहीं पता है, अभी आपको इलेक्ट्रॉन की इंट्रिकेसीज नहीं पता है, या एटम फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है, जो कि हम ग्रेजुअली आने वाले सेशंस में समझेंगे। देन यू विल बी एबल टू, जब हम पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कर लेंगे तब आप काफी अच्छे तरीके से मैटर को समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं, राइट। खैर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर दो तरह की एनर्जी, मतलब किसी भी पार्टिकल में दो तरह की एनर्जी हो सकती है, या किसी भी मटेरियल में, किसी भी मैटर में, किसी भी चीज में दो तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे तरह की एनर्जीज होती हैं, लेकिन उनके पोजीशन और मूवमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। चलो पोजीशन भी हटा देते हैं, कितने तरह की एनर्जीज होती हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे एनर्जी चैप्टर में, ठीक है। बट यहां पर हम समझते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है। अगर कोई भी चीज मूव कर रही है ना, जैसे मैं ये हाथ मूव कर रहा हूं, सो इस हाथ में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अगर मैं हाथ मूव कर रहा हूं और मैं दूसरे हाथ से टच करूं तो ताली की आवाज आएगी, ठीक है। ये ताली की आवाज के पीछे कहीं ना कहीं ये हाथ की जो मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी छुपी हुई थी। आप अगर बाइक में, गाड़ी में बैठे हैं और तेजी से चल रहे हैं तो आपके पास जो है वो आपकी बॉडी में जो है उस समय क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें क्या है, जो पार्टिकल्स है ना वो इस तरह मूव कर रहे होते हैं, आप मान सकते हैं जैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, ठीक है। नॉट नेसेसरली यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, लेकिन कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सर्टेन लेवल ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, वो ऐसे मूव कर रहा है, राइट, कंटिन्यूसली मूविंग है। तो अगर आप कहेंगे कि क्या इस पेन के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग है, तो आप कहेंगे जी हाँ, इस पेन के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग है, राइट। ध्यान रखिएगा, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात, मान लीजिए कोई एक मैटर है और ये उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये पार्टिकल्स जो है वो केवल इतना इतना डायरेक्शन में इतना इतना मूव कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसको हीट देना शुरू करेंगे, अब वो हीट आप फायर के माध्यम से दें, लाइट के माध्यम से दें, जैसे भी, अब जैसे ही आप हीट एनर्जी देना शुरू करेंगे तो आगे मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझाऊंगा क्या मतलब है उसका, ठीक है। लेकिन जैसे आप हीट एनर्जी देना शुरू करेंगे, पार्टिकल्स वो एनर्जी को कैच करेंगे और वो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी, यानी अब वो और ज्यादा मूव करेगा, ठीक है, फुल एकदम, मतलब पूरी तेजी से मूव करना शुरू होगा। आप कहेंगे सर क्या हमें वो दिख सकता है, क्या हमें वो मूवमेंट होती हुई नजर आएगी, उनके वाइब्रेशंस नजर आएंगे? तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाता हूं कि कैसे हमें नजर आएंगे वो मूवमेंट, राइट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट जो क्वालिटी है पार्टिकल्स की वो क्या है, वो अट्रैक्ट करते हैं। अब ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, ठीक है, और ये पार्टिकल कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, लेकिन हर पार्टिकल अपने आस पड़ोस के पार्टिकल को अट्रैक्ट जरूर कर रहा होगा। जिस तरह मैंने कहा ना, कोई भी बॉडी है अगर उसमें मास है तो उसमें ग्रेविटेशनल पुल होगा, तो पार्टिकल कितना भी छोटा हो उसमें वो पुलिंग एनर्जी होगी, जिनको वेंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं। आगे समझाऊंगा क्या है ये वेंडर वॉल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें क्या होती हैं आगे आने वाले सेशंस में हम समझेंगे। बट अभी के लिए ये समझिए कि पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को खींच रहे होंगे, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये पेन सॉलिड है ना, दैट मीन्स इस पेन के पार्टिकल्स ने एक दूसरे को पकड़ कर रखा हुआ है, अदरवाइज ये बिखर नहीं जाता, ठीक है। तो उन पार्टिकल फोर्सेस ने एक दूसरे को पकड़कर रखा हुआ है। नाउ दे हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम which keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट यहां पर एस्टेब्लिश किया
कि पार्टिकल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक एस्टेब्लिश किए कि पार्टिकल, सबसे पहले तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल का मास होता है, वो सर्टेन जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्पेस घेर के बैठा होता है। हर पार्टिकल के पास जो है वो, हर पार्टिकल जो है वो उसके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स कभी भी टच नहीं करते एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं टच करते, ठीक है। दैट मीन्स आप कभी भी किसी को टच नहीं करते, पार्टिकल्स नेवर टच ईच अदर, ठीक है। बट स्टिल क्या आप कहेंगे कि ये क्रॉस क्यों नहीं हो रहा है हाथ से? अगर टच नहीं हो रहा है तो आगे समझाऊंगा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या है? ये मूव कर रहे हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप इनमें हीट देंगे, अगर आप इन पार्टिकल को हीट देंगे, मतलब एनर्जी दे रहे हैं आप इनको, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये तेजी से मूव करेंगे। और उल्टा भी है, अगर आप इनको ठंडा कर देंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, तो ये कम मूव करेंगे, ठीक है। स्टेबल हो जाएंगे, हीट देंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। कोल्ड करेंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट चीज, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, खींच रहे हैं एक दूसरे को अपनी तरफ, जिससे मैटर जुड़ा रहता है। अब ये जो फोर्सेस हैं ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर डिफाइंस द स्टेट ऑफ दैट मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कि एक मैटर के पार्टिकल्स में कितना बाइंडिंग फोर्स था, उस हिसाब से उस पार्टिकल की स्टेट बदल जाती है। यहां हम समझते हैं कि डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होती है, ठीक है। नाउ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्टेड इन 3 स्टेट। हम अपने आसपास 3 स्टेट में समझते हैं मैटर को। किस तरह? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस का मतलब क्या होता है? बेसिक सॉलिड का मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट कौन सी है? जैसे ये पेन है, ये सॉलिड स्टेट में है, हम सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। ये टैब जो है ये सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है? कि पार्टिकल्स बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है एक दूसरे को पार्टिकल्स ने, कि वो बिखरते ही नहीं, शेप बिखरती ही नहीं उनकी। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इस पर्टिकुलर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इतना फोर्स है कि इसकी शेप टूटेगी ही नहीं। समझ रहे? अगर मैं इसको तोड़ूंगा, ये टूट जाएगा, ठीक है, लेकिन ये बहेगा नहीं, ठीक है, यानी कि फ्लो नहीं करेगा। ये पार्टिकल फ्लो करता हुआ नहीं दिखेगा आपको। सो दैट मीन्स पार्टिकल के बीच में कितने फोर्सेस हैं, उस हिसाब से हमने, वैसे तो जनरली 3 तरीके से बांटा हुआ मैटर को, लेकिन 2 और जो है वो मैटर की स्टेट्स होती हैं, जिनको कहते हैं हम प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। सो नाउडेज साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट 5 स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पहले प्लाज्मा का इतने बड़े लेवल पर इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अब प्लाज्मा एज अ स्टेट ऑफ मैटर बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो 2 स्टेट ऑफ मैटर हैं, जो कि अबंडेंटली और नेचुरली कहें तो अर्थ पर जो है वो ज्यादा लेवल पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, स्पेशली प्लाज्मा। सो द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर, अब प्लाज्मा क्या है? सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। समझ रहे हैं? सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं, यानी कि क्या ज्यादा होगी पार्टिकल की? काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे उछल रहे होंगे, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने 10th तक साइंस पढ़ी है तो आपने आयनिक वर्ड जो है वो जरूर सुना होगा। आयनिक का मतलब क्या होता है? तो किसी भी एटम का आयन या कोई भी एलिमेंट जो है वो आयन तब बनता है जब या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे, है ना। या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सिंपल एज दैट, ठीक है। अब कई सारे स्टूडेंट को ये सिंपल नहीं लगा होगा, ऊपर से निकली होगी बात, लेकिन जब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब हम मैटर को समझ लेंगे, धीरे धीरे एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर आपको समझाऊंगा आयनिक कंपाउंड क्या है, ठीक है। बट इतना मान के चलिए कि पार्टिकल से जुड़कर मैटर बना है, ठीक है। तो पार्टिकल्स से जब जुड़कर मैटर बनता है ना, तो सबसे अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, इस तरह, और उनके आसपास घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आगे अगर वैसे तो वेस्पर थ्योरी इतनी डिटेल में नहीं समझाऊंगा आपको मैं, बट स्टिल आपको ऑर्बिटल शेल्स वगैरह एक बेसिक सेंस जो है वो बता दूंगा आपको मैं, कि एक बेसिक सेंस डेवलप कर दूंगा कि कैसे जो है वो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है ना आस पड़ोस में घूम रहे हैं, ठीक है, एटम के आसपास, एक
ये ऑर्बिट में नहीं घूम रहे होते, ये मधुमक्खी की तरह घूम रहे हैं इस तरह, ठीक है। लेकिन ये इनके ना एनर्जीज हैं, पर्टिकुलर एनर्जीज में है ये, और ना ही ये एटम से निकलकर बाहर जा सकते हैं और ना ही ये क्या बोलते हैं न्यूक्लियस की तरफ गिरेंगे, ये एनर्जीज में बंधे हुए हैं। बट स्टिल हर एक मैटर कोशिश करता है कि स्टेबिलिटी आ जाए। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन फालतू है, स्टेबिलिटी आने में इलेक्ट्रॉन अगर फालतू है, तो जब भी मौका मिलेगा इस एलिमेंट को, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आप मान सकते हैं कि ओवरऑल होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ज्यादा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, तो इस एटम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं आपको मैं आयनाइजेशन कैसे होता है और क्या नहीं होता है, बट यहां पर एक बिल्कुल बेसिक सेंस में बताना चाहता हूं कि आयन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है, और अगर स्टेबल स्टेट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार बैठा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास बढ़ गया, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उससे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो ऑब्वियसली इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में जो पहली बात तो जो भी मैटर है ना वो गैस की फॉर्म में होगा, ठीक है। किस स्टेट में होगा, गैस की स्टेट में होगा। और गैस की स्टेट क्या मतलब होता है कि बीच के फोर्सेस इतने ज्यादा वीक हैं कि पार्टिकल बिखर गए, बिखरे हुए, जैसे एयर है, पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं। ये पेन है, पार्टिकल्स सॉलिड जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तभी सॉलिड शेप है। गैस का क्या मतलब है, पार्टिकल बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या होता है कि पार्टिकल बिखरे हुए हैं, लेकिन उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन तक छोड़ दिए हैं, ठीक है। मतलब एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन, उनके आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो छोड़ दिए हैं। तो अब न्यूक्लियस घूम रहे हैं और न्यूक्लियस के आसपास के इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इस स्टेट को आप बोलेंगे कि प्लाज्मा बन गया है। सॉलिड लिक्विड गैस कब होगा, जब एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहे होंगे, रिएक्शंस हो रखे होंगे प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर एटम होगा। प्लाज्मा में क्या है, एनर्जी इतनी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन्स ने छोड़ दिया न्यूट्रॉन्स को, ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़ दिया है, और वो फ्रीली घूम रहे हैं अब आसपास। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूम रहे हैं तो वो करंट प्रोड्यूस करेंगे, करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे। आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड करंट कैसे होता है, धीरे धीरे सब समझेंगे आप, ठीक है। हो सकता है कि बेसिक सेंस आपको पता भी हो, बट समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ना, तब आप इन कॉन्सेप्ट्स को जब रिवाइज करेंगे तब आपको समझ आएगा कि अच्छा प्लाज्मा कैसे काम करता है, राइट। नाउ दीज पार्टिकल्स आर इन फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। आयनाइज्ड गैसेस हैं, गैस हैं, एनर्जी जो है वो मतलब स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है बीच में, और उनको एनर्जी दी, हीट दी इतनी ज्यादा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, या इतना मतलब इलेक्ट्रिक करंट दिया उनको कि वो इलेक्ट्रॉन्स उन लोगों ने छोड़ दिए, ठीक है, और वो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो वो बिजली कंडक्ट करते हैं बीच में से, और तो वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको प्लाज्मा टीवी, ठीक है, नियॉन लाइट्स या प्लाज्मा लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी जो फ्लड लाइट्स होती हैं, प्लाज्मा लाइट्स होती हैं, वो बहुत हाई इंटेंसिटी लाइट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। पूरा का पूरा जो हमारा स्टार होता है उसमें इतना ज्यादा टेम्परेचर, यानी सन जो है हमारा, उसमें इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि उसकी गैसेस जो है वो प्लाज्मा में बदल जाती हैं, ठीक है। सो दैट्स प्लाज्मा स्टेट, राइट। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड द नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा है उनमें, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड फॉर्म में प्लाज्मा। सो दैट मीन्स धरती पर नेचुरली प्लाज्मा लाइटनिंग बोल्ट में होता है, ठीक है। और अर्थ की कोर में अगर प्लाज्मा होगा, तो हमें खास अभी जानकारी उसके बारे में नहीं है, जियोमॉर्फोलॉजी जब कराऊंगा ज्योग्राफी में तो समझेंगे प्लाज्मा अर्थ की कोर में है या नहीं है, ठीक है। द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, राइट। स्टार की लाइट जो है, ये व्हाइट लाइट जो होती है सन की, दिस इज ड्यू टू प्लाज्मा। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, है ना। प्लाज्मा को क्रिएट करने का तरीका जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस भी है, इलेक्ट्रिक फ्लो भी है, और हाई टेम्परेचर भी है, राइट। बेसिकली आपको गैस से उसके इलेक्ट्रॉन छुड़वाने हैं, राइट। नेक्स्ट आएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा और स्टेट कौन सी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस साहब ने, ठीक है, had done some calculations for the fifth state of matter, और उस कैलकुलेशन को आधार बनाकर फिर एल्बर्ट आइंस्टीन ने रिसर्च करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक मैटर जो है वो मतलब
डिस्कवर किया कि एक मैटर ऐसा हो सकता है, लेकिन ये मैटर जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। इस मैटर को बनाने के लिए सर्टेन कंडीशंस बनानी पड़ती हैं। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशंस, एल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जिसे कहा गया। द बीईसी इज फॉर्म्ड बाय, अब ये क्या है, बीईसी कब बनता है? जब इंक्रेडिबली लाइट डेंसिटी वाली गैस को आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ले जाएं, यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस पर अगर एब्सोल्यूट जीरो पर अगर आप ले जाएं बहुत ही लाइट डेंसिटी वाली गैस को, यानी कि अगर वो एटमॉस्फेयर से 100,000 जो है उसकी डेंसिटी कम हो एटमॉस्फेयर से, है ना, एयर की डेंसिटी से भी एक लाख गुना कम डेंसिटी की गैस है, उसको जब आप ठंडा करते हैं एब्सोल्यूट जीरो पे, तब जाकर मिलता है आपको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, so 100 BEC is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 the density of normal air to super low temperatures। ठीक है, तब आपको क्या मिलता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इससे आगे जानना जो है वो आपके लिए जरूरी नहीं पूछेगा कोई। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट की। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट कब बनती है? देखिए, ये जो पैड है ये सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट का मतलब ये है कि अब मैंने क्या बोला, पार्टिकल्स कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो पार्टिकल्स केवल इतनी दूरी पे है एक दूसरे से कि दूसरा कोई और पार्टिकल उसके बीच की जो एनर्जी है, ठीक है, इसके बीच के जो बॉन्ड्स है ना, इन बॉन्ड्स को तोड़कर पार ना निकल सके। समझे क्या कह रहा हूं मैं? हाथ में से हाथ जो है वो क्रॉस क्यों नहीं हो रहा अगर पार्टिकल्स जो हैं वो कभी टच नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी है ना, ठीक है, जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग है कि दूसरा कोई पार्टिकल उसमें से पेनिट्रेट नहीं कर सकता। राइट, अब आप कहेंगे सर अल्फा पार्टिकल जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, खैर आगे समझाऊंगा कौन सा पार्टिकल पेनिट्रेट कर पाता है कौन सा नहीं। वो जैसे आप कहेंगे ना एक्सरेज जो है वो पेनिट्रेट कर जाती हैं, तभी हम एक्सरेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जो एक्सरे फिल्म पर जो है वो हम इमेज क्रिएट कर पाते हैं हमारे एब्डोमेन की, या फॉर दैट मैटर जो भी हम बॉडी की मतलब इमेज क्रिएट कर रहे हैं। राइट, बट पॉइंट ये है कि सॉलिड स्टेट क्या है कि जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, वो इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि उनके बीच के जो बॉन्ड्स है ना वो रूम टेम्परेचर पर नहीं टूट रहे, है ना, जो रूम टेम्परेचर है वो उस पर एकदम सॉलिड बनकर बैठे हैं। तो ये पेन जो है दिस इज सॉलिड। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स हैं इसने आपस में पकड़ कर रखा हुआ है, ये रूम टेम्परेचर है तो ये बिखर नहीं रहा, ये बह नहीं रहा, फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, in a solid the constituent particles like atoms, ions or molecules are most closely packed and have the strongest intermolecular forces of attraction। तो आप कहेंगे सर क्या प्लास्टिक से मेटल स्ट्रॉन्ग सॉलिड होता है? क्यों होता है? राइट, क्योंकि उसके पार्टिकल्स और तेजी से पकड़ रहे हैं एक दूसरे को। डायमंड इतना स्ट्रॉन्ग सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसके पार्टिकल ने बहुत जोर से पकड़ा हुआ है एक दूसरे को। ठीक है, सो दैट मीन्स जो सॉलिड ज्यादा स्ट्रांग होगा उसके पार्टिकल्स उतने तेज, उतने स्ट्रेंथ से पार्टिकल्स ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। ठीक है, बॉन्ड्स उतने स्ट्रांग है। अब वो बॉन्ड्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, वेंडर वाल फोर्सेस भी हो सकते हैं, ना मैटर मतलब एटम एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा केमिकल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम धीरे धीरे समझेंगे बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल बॉन्ड्स। राइट, बट पॉइंट ये है चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल बॉन्ड हो, अट्रैक्शन तो है ना दो पार्टिकल्स के बीच में, और जितना स्ट्रांग अट्रैक्शन है उतना स्ट्रांग मैटर होगा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सॉलिड की क्या है। सॉलिड्स आर रिजिड एंड हैव डेफिनेट शेप। पहली चीज तो अब स्ट्रांग है तो डेफिनेट शेप है। मान लो अगर इसे मैं तोड़ भी दूंगा ना, ठीक है, तो ये बहेगा नहीं। ठीक है, ये रहेगा सॉलिड ही, चाहे इसको मैं किसी भी शेप में तोड़ मरोड़ दूं, अनलेस एंड अनटिल मैं इसका टेम्परेचर ना बढ़ाऊं। क्यों? क्योंकि भले ही ये पार्टिकल हैं लेकिन ये मूव तो कर रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी तो इनके पास है। ठीक है, तो एक सॉलिड कैसा, एक सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उनके फोर्सेस, उनके जो बॉन्ड्स हैं उससे कम है। यानी जो मूव कर रहे हैं ना और उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, उनके मूवमेंट की काइनेटिक एनर्जी कम है, इसीलिए वो अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को पकड़े भी हुए हैं और हिलते भी रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये प्लास्टिक है ना, इसके नीचे मैं लाइटर लगा दूं, आप लोगों ने में से मैक्सिमम बच्चों ने पेन जलाकर जरूर देखा होगा। ठीक है, स्कूल में। तो अगर हम
पेन के नीचे अगर मैं प्लास्टिक के पेन के नीचे अगर लाइटर लगा दूं, उसको जलाना शुरू करूं, तो होता क्या है, वो पिघल क्यों जाता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में क्यों आ जाता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको मिलने लग जाती है काइनेटिक एनर्जी, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनके बीच के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उससे जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो पार्टिकल्स ने एक दूसरे को छोड़ दिया, और जैसे ये पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ते हैं तो वो फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और तुम ज्यादा गर्म करोगे तो पार्टिकल की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो और दूर दूर भागने लगेंगे एक दूसरे से, तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल जो है वो वेपराइज हो जाएगा या गैसियस स्टेट में चला जाएगा। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेटेड कैसे बनती है मैटर की? उनके बीच, उनके पार्टिकल्स के बीच के फोर्सेस की वजह से। आप उसमें हीट देंगे तो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो अपने आपस के बॉन्ड को तोड़ देंगे और वो सॉलिड से लिक्विड, मतलब समझ रहे हैं, पार्टिकल में एनर्जी बढ़ गई ना, ठीक है, और बॉन्ड जो है वो ढीले पड़ गए। तो अब ये क्लोजली पैक्ड था, अब ये जो मान लीजिए ये जो है वो इधर तक ऐसे पहुंच गए। ठीक है, तो अब ये बन गया लिक्विड, राइट। और अगर इनके बीच के जो है वो बॉन्ड टूट गए तो ये बन जाएंगे गैस। तो यहां पर आपको मैं एक फंडा समझाता हूं कि अगर आप बाल्टी या टब में पानी होगा ना, या कहीं भी वाटर सोर्स हो, उसमें ऐसे करके उसमें हाथ डाल के देखिएगा, राइट, तो आपका हाथ जो है वो क्रॉस हो जाएगा उसमें से। ठीक है, लेकिन अगर इस सॉलिड सरफेस में से हाथ डालूं मैं तो उसमें से हाथ क्रॉस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। पानी के अंदर से हाथ क्रॉस हो रहा है क्योंकि पार्टिकल जो है वो लूजली पैक्ड हैं, लेकिन इतने ज्यादा लूजली नहीं है कि सभी पार्टिकल आपस में इधर उधर बिखर जाएं। ठीक है, वो होता है गैस के केस में। गैस है ये एयर जो है वो, एयर के बीच से मेरा हाथ गुजर रहा है। जब आप पानी में से हाथ गुजारेंगे ना तो आपको अपनी स्किन पर महसूस होगा कि आप किसी चीज को टच कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके पार्टिकल इतने लूजली पैक्ड हैं कि आप उसको सॉलिड हाथ में नहीं ले सकते रूम टेम्परेचर पर जो पानी होगा। ठीक है, यानी लिक्विड स्टेट में जो होगा। सेम गोज फॉर एयर। अगर आप मान लीजिए आप बाइक पर बैठे हैं, बाइक पर आपको जो हवा महसूस होगी, गाड़ी में, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, हाथ बाहर निकालते हैं तो आपको हाथ पर धक्का महसूस होता है। वो क्या है, राइट, जो एयर है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस है वो बहुत कम है, इतना कम है कि वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं रह सकते। बट जब आप ऐसे करके हाथ मूव करेंगे तो आपको हवा महसूस होगी, मतलब टच होती हुई, आपको पार्टिकल टच होते हुए महसूस होंगे। दैट मीन्स पार्टिकल्स यहां मौजूद हैं, लेकिन उनके बीच के फोर्सेस इतने कम हैं कि वो बिखरे हुए हैं, इतने कम है कि वो हमें, समझ रहे, दिख नहीं रहे, वो ट्रांसपेरेंट है, एयर ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, स्मोक आ जाता है, जब फॉग आ जाती है तो हमें दिखना कम हो जाता है ना, मतलब हम देख कम पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत नजदीक है। और पास ले आओगे तो सॉलिड बन जाएगा, पार्टिकल्स को दूर ले जाते रहोगे तो गैस, एंड देन पहले मतलब पार्टिकल्स को दूर ले जाओगे तो लिक्विड, एंड देन गैस बनेगा। ठीक है, आई होप आपको पार्टिकल्स का ये नेचर जो है वो समझ आया होगा, राइट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो रिजिड एंड हैव डेफिनेट शेप, राइट, डेफिनेटली। अब अगर किसी की डेफिनेट शेप है, रिजिड है, तो आप उसको और कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके बीच में स्पेसेस ऑलरेडी कम है, तो आप उसे कंप्रेस कैसे करेंगे? मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा बहुत कर सकेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, आप कहेंगे सर रुई को तो कंप्रेस कर लेते हैं हम। अरे रुई में एयर गैप होता है, लेकिन एक रुई के एक फाइबर को पकड़े, बिल्कुल एक फाइबर को, और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करें तो बहुत कम कंप्रेशन उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल फोर्सेस होते हैं बीच में, राइट। सेम गोज फॉर लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें गैप है। और सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी है? गैस की। क्यों? क्योंकि गैसेस के बीच में गैप ही गैप है, भरा पड़ा गैप। तो हम गैसेस को कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। तो क्या हम लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा? कुछ केसेस में बनता है, कुछ में नहीं बनता। कुछ, समझ रहे हैं, कुछ मैटर, कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड, कुछ मैटर हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। सो वो, ये अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे केमिकल प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, तब पूरा मामला जो है वो क्लियर होगा आपको, राइट। नेक्स्ट, सॉलिड्स मेंटेन देयर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज और शेप ऑफ कंटेनर विच दे आर केप्ट। अब देखिए, अब अगर मैं इस सरफेस के ऊपर पानी डालता ना तो वो इधर उधर भागता, क्योंकि वो फ्लूइड है। गैस और लिक्विड्स जो है वो दोनों फ्लूइडिक होते हैं। फ्लूइडिक का मतलब जो बह जाएगा, लेकिन गैस, लिक्विड के पार्टिकल इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो आपको दिखेंगे बहते हुए। हवा हमको बहती हुई दिखती नहीं है,
उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप इतने ज्यादा हैं कि हमें वो मतलब दिखते नहीं है बहते हुए, है ना। लिक्विड के बीच में गैप्स इतना है, इतना कम है कि हमें वो बहते हुए दिख जाते हैं, राइट। सॉलिड जो है वो सॉलिड आपको बहता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है, ये वैसे मूव कर रहा है, बट आप इसको किसी भी कंटेनर में रखेंगे इसकी शेप ऐसी रहेगी। आप पानी को किसी ग्लास में डालेंगे तो पानी का शेप जो है वो उस बर्तन जैसा हो जाएगा। जैसे इस लोटे में पानी है तो इस पानी का शेप इस लोटे जैसा हो गया है, राइट। क्यों? क्योंकि इसके बीच के पार्टिकल के जो फोर्सेस हैं, एक्सक्यूज मी, लिक्विड के पार्टिकल्स के जो फोर्सेस हैं वो इतने कम हैं कि वो एक सॉलिड शेप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, सॉलिड डिफ्यूज वेरी स्लोली कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस ड्यू टू क्लोज पैकिंग। सॉलिड डिफ्यूज बहुत, डिफ्यूज कहने का मतलब, अब अगर आप पानी को एक गिलास में रखेंगे, ठीक है, और उसे रख के अगर आप छोड़ देंगे, 2-4 दिन बाद आएंगे तो आपको दिखेगा कि पानी का लेवल थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं, राइट, अगर आप अपने कमरे में अगरबत्ती जलाएं तो दूसरे कमरे तक अगरबत्ती की खुशबू आ जाती है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। सॉलिड अगर यहां रखा है, 50 साल बाद आओगे तो वहीं रखा हुआ मिलेगा, अगर उसको किसी और चीज ने नहीं छेड़ा तो, ठीक है। सो दैट इज, सॉलिड्स जो है वो बहुत स्लोली होते हैं, इसके ऊपर से धीरे धीरे पार्टिकल जो है वो, देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बोला ना, मान लीजिए ये सरफेस है, किसी भी सॉलिड की सरफेस है और इसके ये पार्टिकल है, ठीक है, तो हर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो जो सरफेस के बहुत नजदीक होगा ना वो एस्केप कर जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बट सॉलिड्स में ये काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत स्लो, बहुत कम होती है, राइट। और अगर मैं इसको नीचे से हीट दूंगा, ठीक है, अगर मैंने हीट दी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये धीरे धीरे एस्केप करते जाएंगे, बट फर्स्ट इट विल कन्वर्ट टू लिक्विड स्टेट देन टू गैसियस स्टेट। एस्केप करने का मतलब क्या हो गया, एक गैसियस स्टेट में चला गया। लेकिन अगर आप कोई लिक्विड है ना, जैसे पानी है, पानी के पार्टिकल्स जो हैं वो जल्दी डिफ्यूज होंगे या जल्दी इवेपोरेट होता है, पानी के केस में हम इवेपोरेट बोलते हैं। ये पानी का पार्टिकल है, ठीक है, इसके पास एनर्जी है, ये ऐसे ऐसे भिनिया रहा है, ठीक है, और ये एकदम से एस्केप कर गया, ठीक है। दूसरा पार्टिकल है वो भी भिन भिना रहा और एस्केप कर गया। धीरे धीरे पानी जो है वो आपको इवेपोरेट होता हुआ, कम होता हुआ नजर आ जाएगा। जितना ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड होगा, वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है, उस लिक्विड के पार्टिकल्स में एनर्जी बहुत ज्यादा है, जैसे पेट्रोल है, ठीक है। आप अगर पेट्रोल को स्किन पर रखते हैं तो ठंडा लगता है एकदम से, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स तुरंत से जो है वो मतलब बाहर निकल गए, ठीक है। और जैसे ही वो बाहर निकले, राइट, उन्होंने आपकी स्किन की हीट को जो है वो ले लिया। अब खैर वो हीट ट्रांसफर आगे समझाऊंगा क्या होता है, स्किन क्यों ठंडी हो गई, हीट ट्रांसफर क्या है, वी विल बी, मतलब उस कॉन्सेप्ट को हम आगे समझेंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे उस कॉन्सेप्ट को। बट पॉइंट मेरा ये है कि सॉलिड जो है वो नहीं डिटीरियोरेट होता है इतनी जल्दी, राइट। नाउ सॉलिड्स हैव वेरी हाई मास टू वॉल्यूम रेशियो और डेंसिटी कंपेयर टू लिक्विड। अब डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब है कितने वॉल्यूम में कितना पार्टिकल है, ये मतलब है। पार्टिकल में मास होता है ना, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो कितने वॉल्यूम में कितना मास है, यानी, और मास कैसे होगा, कितना पार्टिकल है, तो जितना क्लोजली हेल्ड पार्टिकल होगा उतना ज्यादा मास होगा। सो दैट मीन्स अगर आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर आप आयरन लेंगे, उतने ही में पानी लेंगे, उतने में गैस लेंगे, तो गैस ऑब्वियसली सबसे हल्की होगी। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का आयरन सबसे ज्यादा, इन तीनों में सबसे ज्यादा भारी होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली हेल्ड है। लेकिन अगर आप तीनों ही सॉलिड ले लें, आयरन ले लें, वुड ले लें और लेड ले लें, तो आप पाएंगे कि वुड सबसे हल्का, उसके बाद लेड एंड देन आयरन, क्योंकि आयरन सबसे ज्यादा डेंस है, ठीक है। नाउ लेड की जगह चलो मान लीजिए एल्यूमिनियम ले लिया तो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा ज्यादा, राइट। अब एल्यूमिनियम जो है वो कम डेंस है आयरन से, दोनों सॉलिड है, तो डेंसिटी, बीच के फोर्सेस मेटल की क्वालिटी पर असर डालती है। आयरन की रिजिडिटी, ठीक है, आयरन, खैर रिजिडिटी और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स उनको आगे समझेंगे, राइट। अभी हम पहले मैटर को समझ लेते हैं अच्छे से। मोस्ट सॉलिड्स मेल्ट ऑन हीटिंग एंड सम सब्लिमेट। अब सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड से सीधा गैस बन गया, है ना, यानी कि पार्टिकल्स को हीट किया और उन्होंने अचानक से इतनी एनर्जी आ गई उनके अंदर की वो तुरंत गैस में बदल गए, लिक्विड में बदले ही नहीं। बट मोस्टली सॉलिड क्या होगा, इसको आप हीट करेंगे
तो इसके पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट होंगे, अपने मतलब एक दूसरे के जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ेंगे और लिक्विड में बदल जाएंगे। फिर उस लिक्विड को भी हीट करते रहोगे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू गैस। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। बट अगर कोई मटेरियल सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाए उसको कहते हैं सब्लिमेशन, एंड वाइस वर्सा। अगर किसी को ठंडा कर रहे हैं ना आप, अगर आप गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड को ठंडा करेंगे सॉलिड बन जाएगा। वैसे लिक्विड सॉलिड जो है वो बहुत कम ही बनते हैं। एक्सेप्शन हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं, आइस है, लेकिन फिर आइस की डेंसिटी घट जाती है पानी से, राइट। खैर, आइस पानी जो है वो कितनी करिश्माई चीज है, धीरे धीरे आपको मैं समझाता हूं। अब एग्जांपल्स देखते हैं। मेटल्स, ब्रिक्स, वुड, ये सब क्या है, आपके सॉलिड हैं। आप समझ ही गए ना, आपके आसपास जो भी चीज डेफिनेट शेप में है दैट इज अ सॉलिड। जो बह रहा है वो क्या है, लिक्विड या गैस है। वो एक फ्लूइड है जो भी बह रहा है, जिसकी एक फिक्स्ड शेप नहीं है। बट फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन जिस भी बर्तन में डालो उस बर्तन की शेप ले ले तो वो लिक्विड। और फिक्स्ड शेप भी नहीं है, और अगर आप जिस भी कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर को पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप इस कमरे में आप कोई भी गैस अगर छोड़ दें तो वो पूरे कमरे तक फैल जाएगी, ठीक है ना, पूरे कमरे तक फैल जाएगी। तो उसका क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। खैर, वॉल्यूम डेंसिटी वाले फंडे तक आगे पहुंचेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। नाउ लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। नाउ अगर आप समझ रहे हैं स्टेटमेंट्स अगर लिखें तो सॉलिड में क्या है, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड में क्या है, नो फिक्स्ड शेप बट यस फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो उनके पास है बट शेप नहीं होगा, ठीक है। और गैस के पास क्या होगा, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ना ही उसको आप किसी बर्तन में बंद कर सकते हैं, या समझ रहे हैं, मान लीजिए आप गैस को, आप ये नहीं कहेंगे कि आप गैस को ग्लास में भरेंगे, नहीं, वो बाहर निकलेगी, बट आप जिस भी मतलब कमरे में होंगे उसमें फैल जाएगी वो गैस, ठीक है। तो फिक्स शेप नहीं है, फिक्स वॉल्यूम नहीं है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्सेस बहुत वीक है, अलग अलग घूम रहे हैं पार्टिकल्स, बढ़िया, ठीक है। नाउ दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो लिक्विड्स के बारे में आप जानते हैं, दूध को ग्लास में डालेंगे, ग्लास जैसी शेप हो जाएगी, ठीक है। सो जो भी चीज बह रही है वो फ्लूइड है। तो जैसे इनफैक्ट कांच भी एक फ्लूइड होता है, ग्लास इज ऑल्सो अ फ्लूइड। अब विस्कोसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं आगे समझाऊंगा आपको। विस्कोसिटी ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे हम समझेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट को। नाउ लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड इसलिए कहेंगे हम क्योंकि वो बह जाते हैं, राइट। शेप चेंज कर लेते हैं लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं करते। मतलब अब गिवन दैट कि आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल एस्केप कर जाएंगे, है ना, तो वॉल्यूम घट जाएगा ऑब्वियसली। बट एट अ रूम टेम्परेचर इन अ गिवन टाइम, छोटे टाइम में जो है वो लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। अब जितना वॉलेटाइल लिक्विड होगा, जिसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, जैसे ईथर है, ठीक है, पेट्रोल है, वो जल्दी उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा अगर आप खुले बर्तन में रखते हैं। बंद बर्तन में रखेंगे तो उतना ही रहेगा वॉल्यूम, राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं लिक्विड की क्या क्या है, सॉलिड से कंपेयर करते हुए चलेंगे। आई होप आपको मेरे साइंस के सेशंस भी समझ आ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है। In the liquid state, particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in solid state. Liquid में क्या है, पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन इतना भी फ्रीली नहीं मूव कर रहे हैं कि बह गए, है ना, शेप ही नहीं बची उनकी कोई, मतलब सॉरी, वॉल्यूम ही नहीं बचा उनका कोई, ठीक है। सो अगर आप बात करें, अब देखो ग्रेविटी के साथ जोड़ते हैं, राइट। सो अर्थ की ग्रेविटी है, ये अर्थ है, तो अर्थ ने किस फ्लूइड को सबसे पास पकड़ा हुआ है अपने, पानी को, ठीक है। अर्थ के ऊपर पानी है, राइट। और पानी के ऊपर जो है वो क्या है, गैस है। गैस भी तो एक फ्लूइड है ना, एयर भी तो फ्लूइड ही है। तो एयर हल्की है इसलिए ऊपर है, पानी भारी फ्लूइड है इसलिए धरती के नजदीक है। समझ रहे हैं आप। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर अभी रिसेंटली मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको 2-3 टॉपिक बाद, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना ज्योग्राफी में, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जब कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा, वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सॉलिड और लिक्विड और गैस का, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हेंस मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। लिक्विड में रैंडम मोशन में है, ठीक है। एंड एक्सटेंट ऑफ मोशन इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। सबसे ज्यादा कौन भिना रहा है, सबसे ज्यादा गैस भिना रहे हैं, ठीक है, इधर उधर ऐसे मंडरा रहे हैं वो, उससे कम लिक्विड और सबसे कम सॉलिड। सॉलिड जो है वो आपस में और थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं, बिल्कुल
उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो उनके उनके बीच के बॉन्ड्स से कम है, इसलिए वो बिखर नहीं रहे। और जितना सॉलिड, जितना स्ट्रांग मटेरियल होगा, ठीक है, उतने स्ट्रांग जो है वो उनके बीच के फोर्सेस है। अब वो फोर्सेस जो है वो फिजिकल बॉन्ड्स हो सकते हैं, केमिकल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। आगे समझेंगे आगे आने वाले सेशंस में फिजिकल और केमिकल बॉन्ड्स क्या है, ठीक है। नाउ एप्रिशिएबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। एप्रिशिएबल इसीलिए क्योंकि वो बंधे रहते हैं आपस में, है ना, गैस की तरह बिखर नहीं जाते। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस कैन मतलब मिल सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैस में गैस मिल क्यों जाती है? क्योंकि उनके बीच में गैप है, पार्टिकल्स के बीच में। एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड क्यों नहीं मिल रहा है? पार्टिकल के बीच में गैप कम है। लेकिन एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड क्यों मिल जाता है? क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में गैप है, तीसरा पार्टिकल आकर छुप सकता है वहां पर। तो एक पानी, मतलब पानी के ग्लास में आप नमक को इसलिए घोल सकते हैं क्योंकि नमक का जो मतलब आयंस जो हैं वो पार्टिकल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह ढूंढ लेता है। बट देयर इज सच थिंग एज अ सैचुरेशन, है ना, सैचुरेशन भी है। धीरे धीरे समझेंगे सैचुरेशन क्या है, बट पॉइंट आप समझ गए ना कि पार्टिकल्स के बीच में गैप है, दूसरे पार्टिकल्स आकर वहां पर छुप सकते हैं, ठीक है, या जगह उनको मिल जाएगी। फिर आप कहेंगे सर दो तेल तो नहीं मिक्स होता पानी में, है ना, अगर आप सरसों के तेल को पानी में मिक्स करेंगे तो नहीं मिक्स हो रहा है। तो आप कहेंगे सर ये यहां पर गैप्स नहीं फिल हुए, क्या हुआ यहां पर? सो वो कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का, ठीक है। लिक्विड्स में कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो दूसरे लिक्विड से, जैसे पेट्रोल से डेंस है वाटर, वाटर से डेंस है मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल के पार्टिकल्स में इतना फोर्स है, इतना कम फोर्स है कि वो सॉलिड नहीं है, बट इतना ज्यादा फोर्स है कि वो पानी को पेनिट्रेट नहीं करने दे रहा अपने अंदर, पानी के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो खैर उसको आगे समझेंगे हम, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जब करेंगे कवर, राइट। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं आपस में, और गैसेज, सॉरी, लिक्विड सॉलिड से ज्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं, और गैसेज लिक्विड से ज्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं, राइट। एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल एटसेट्रा, दीज ऑल आर फ्लूइड्स। अब सॉरी, लिक्विड्स, फ्लूइड्स तो हैं ही। आगे बढ़ते हैं, गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसेस डू नॉट हैव ईदर अ डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में डिफरेंस क्या है? सॉलिड के पास डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड के पास नॉट अ डेफिनेट शेप बट अ डेफिनेट वॉल्यूम, है ना, फिक्स वॉल्यूम है। 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर पानी है। लेकिन 1 लीटर के बर्तन में जो गैस है उसको अगर आप एक कमरे में छोड़ देंगे तो वो कमरे के बराबर फैल जाएगी, ठीक है। तो फिक्स वॉल्यूम नहीं हुआ ना उसका, राइट। स्पेसेस बीच में बढ़ गए, वो पार्टिकल जो है वो ज्यादा फ्रीली मूव कर रहे हैं, वो दूर दूर तक चले गए, है ना। गैसेस डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप, डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड वॉल्यूम। तो टेम्परेचर बढ़ता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, टेम्परेचर घटता है गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, है ना, यानी पार्टिकल्स नजदीक आते हैं। वो आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी पार्टिकल्स नजदीक आएंगे ना, दोनों तरफ से पुश कर रहे हैं आप तो भी पार्टिकल्स नजदीक आएंगे, ठीक है। सो आगे बात करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर की। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं गैसेस की क्या है। दे कंप्लीटली फिल द कंटेनर इन विच दे आर इंट्रोड्यूस्ड। अब इस कमरे में कोई भी गैस छोड़ेंगे तो वो कोने कोने में पहुंचेगी, सो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, बीच में गैप्स इतने ज्यादा है कि उनको आप कंप्रेस कर सकते हैं, पास में ला सकते हैं पार्टिकल्स को। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। प्रेशर बढ़ाएंगे आप तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर और टेम्परेचर घटाते जाएंगे तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो आपने सुना होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, हमारे घरों में सिलेंडर में होती है, और सिलेंडर्स जो हैं वो मेटल के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, ताकि वो प्रेशर में रख सकें गैस को, और प्रेशर इतना ज्यादा ना हो कि वो उस मतलब जो वेसल है उसको तोड़ दें। इसलिए वो स्ट्रॉन्ग मेटल के बने होते हैं, काफी मोटी शीट के बने होते हैं, कंसिडरेबल विड्थ की शीट होती है, ठीक है, मेटल की। नाउ दे एक्सपेंड व्हेन हीटेड। अब आप सेम लिक्विड को आप हीट करेंगे तो वो वेपराइज होगा, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स एनर्जी पिक करेंगे। सेम गोज फॉर गैस, गैस भी फ्लूइड ही है ना, ठीक है, उसको आप हीट करेंगे तो पार्टिकल ऑलरेडी जो स्पेशियस पार्टिकल है वो और दूर दूर भागेंगे, ठीक है। दे डिफ्यूज रैपिडली, बहुत तेजी से गैसेस गैसेस में मिलती है क्योंकि गैप्स बहुत ज्यादा है, राइट। एग्जांपल एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज ऑल आर गैसेस, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। एक सेकेंड,
मेरे हिसाब से चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हमें अगले टॉपिक में पढ़ना चाहिए, अगले सेशन में पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे जो है वो कहानी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो मैटर पर क्या असर होता है। उसके अलावा प्रेशर अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो मैटर पर क्या असर होगा, ठीक है। आप अगर इवेपोरेशन का क्या मतलब होता है, उसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन जो है वो क्या क्या होंगे, राइट। इवेपोरेशन के साथ जो है वो कूलिंग कैसे जुड़ी हुई है, इन सारे टॉपिक्स को हम अगले सेशन में समझने की कोशिश जरूर करेंगे। 10% डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज कीजिएगा, चौहान सर हिस्ट्री। जनरल साइंस के अभी ये शुरुआती टॉपिक हैं, तो हो सकता है बहुत सारे फंडे अभी आपको समझ ना भी आए, तो घबराइए मत, डरिए मत, धीरे धीरे सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। जैसे मैंने हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, जैसे मैं ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, साइंस के कॉन्सेप्ट भी वैसे ही बिल्ड करूंगा, ठीक है। अभी 2 महीने का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है प्री के लिए, कोड यूज करें चौहान सर हिस्ट्री और जरूर लें सब्सक्रिप्शन। या उसके अलावा जीएस प्लस ऑप्शनल साल के लिए आपको मिल जाएगा, कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री, ताकि आपको मिले डिस्काउंट और मुझे मिले आप लोगों का सपोर्ट। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जैसे ही प्रीमियर होता है शेयर करना शुरू कर दिया कीजिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।